फ्रेंड्स, कैसे हो? मूड तो ठीक है कि नहीं? हाँ, पे ओपी भैया आ गए हैं वापस से आपके खाते साइंस की 8th क्लास का 3rd टॉपिक लेके, यानी कि सबसे लास्ट चैप्टर। इस लास्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फ्रेंड एंड फ्यू में क्या डिस्कस करने वाले हैं? इसमें डिस्कस करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सबसे लास्ट टॉपिक। तो शायद हम अगली बार बात कर रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेज स्पॉयलेज ऑफ फूड। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेज, यानी उस वक्त लास्ट चैप्टर में हमने बात क्या की थी? हम सब ने ये बात की थी कि प्लांट्स को कौन सा डिजीज होता है, एनिमल कौन सा डिजीज होता है, ठीक है? तो वो बात कर रहे थे हम सब। ओके, तो फ्रेंड्स हम पढ़ने वाले हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, तो चलो पहले इस पर स्टार्टिंग करते हैं और फिर से थोड़ा सा रिपीटिंग करते हैं। रिपीटिंग यहाँ से नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट यहाँ से करेंगे। पढ़ाएंगे कहाँ से? माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेज स्पॉयलेज ऑफ फूड। स्पॉयलेज यानी कि खराब होना किसी चीज का। तो देखो फ्रेंड्स लोग, जैसे कुछ वक्त स्पॉयलेज ऑफ फूड नहीं, कुछ समय बाद आपका फूड क्या होता है, ख़राब होने लगता है कुछ सीजन्स की वजह से। मैंने उस वक्त पढ़ाया भी था, थोड़ा सा वहीं से स्टार्टिंग करूँगा। सीज़न की वजह से जब आप उसको अच्छी तरह से रख नहीं पाते हो, कवर नहीं कर पाते हो उसके सही टेम्परेचर में, सिर्फ ख़राब ना हो, इसीलिए हमें रेफ्रिजरेटर बनवाया है। रेफ्रिजरेटेड फूड्स हम सब रखते हैं, यानी रेफ्रिजरेटर में हम सब अपने फूड्स रखते हैं, जैसे कि थोड़े से सही रहे, बचे रहे, थोड़े लंबे टाइम तक चले। लेकिन इतना नहीं चलेंगे। मान लो एक सेब लिए हो, लेके रखे हो फ्रिज में, सोचो 1 साल बाद खाएंगे। चलो 1 साल बाद देखोगे तो फ्रिज बरसाने लगेगा, बेचारा क्या करेगा? इतना लंबा टाइम थोड़ी ना किसी चीज़ को रखता है। ठीक है, ओके, चलता है आगे अपना भविष्य की ओर। Microorganisms that grow on our food sometimes reproduce toxic substances which are harmful for their health. The toxic substance microorganisms make the food poisons, the causing। तो बच्चा पार्टी में एक जुगाड़ करने वाला, रुक जाओ। तो फ्रेंड्स लोग, आज मेरे पास इतना अच्छा दिमाग आ रहा है तो मैं अपने दिमाग का प्रयोग कर रहा हूँ। तो जो यहाँ कैमरे में देख रहे हो, यानी कि माइक्रोऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम्स प्रोड्यूस सब्सटेंस व्हिच हैज हार्मफुली for our the health and toxic substances that produce the microorganism take the food poisonous causing the food is the poisoning it make sometimes even causes the death of spoiled food can be identified unpleasant smell, changed odor and the bad taste. The major symptoms of the food poisoning are vomiting and diarrhea and abdominal pain and head shake and fevers. तो यहाँ बोलने की कोशिश कर रहा है द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट्स ग्रो अवर फूड समटाइम्स दे टॉक्सिक, यानी कि यहाँ क्या कह रहा है, यानी कि सब कुछ ऐसे तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं धीरे धीरे जब आपके खाने में बढ़ते रहते हैं, जब आगे ग्रो होने लगते हैं, जो उसके टॉक्सिक सब्सटेंस आपके काफ़ी हार्मफुल हो जाते हैं आपके हेल्थ के खातिर। जहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब बढ़ते हैं फूड्स पे, जब फैलते रहते हैं तो काफ़ी हार्मफुल हो जाते हैं आपके खातिर, जिसे आप खा नहीं सकते हैं। तो देखो फ्रेंड्स लोग, जब आपके खाने लायक नहीं रहते हैं, आप क्या करते हो उसको? तो देखो क्या करोगे उसके लिए। तब 1 मिनट यार, थोड़ा कैमरा ठीक हो मेरा। ओ निनर को भौजी, हाँ देखो, हाँ सही हो गया। देखो अब देखो, वो खराब होने लगता है हमारे हेल्थ के खातिर, तो अच्छा होता नहीं है। द टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस माइक्रोऑर्गेनिज्म दैट्स मेक अ फूड पॉइजनस, यानी कि वो फूड पॉइजन बनाने लगता है धीरे धीरे। और उस फूड पॉइजन, यानी जो खराब हुआ फूड है, अगर हम जो खाते हैं तो हमें उसकी जो स्मेल होती है काफ़ी बेकार सी महक होती है, उस देखने में बहुत बेकार लगता है, उसका टेस्ट काफ़ी ख़राब होता है। और उसके अंदर ऐसे सिम्टम्स होते हैं जैसे हमें फूड पॉइजनिंग हो सकते हैं, वॉमिटिंग हो सकते हैं, हमें डायरिया या पेट में दर्द या हेड चेक या फीवर, ऐसे करके हमें कुछ मतलब बीमारियां यहाँ से हो सकती हैं। अब देखो, बैक्टीरिया दैट कॉजेज द फूड इज द पॉइजनिंग आर द सेमोला, सेटफाइलोकी and the Clostridium. Fungus that the causes food of the poisonings are the upper gills and the penicillin. So it is a very important that we previous food is the prevent from being spoiled and there are the many ways of the preventing food. ठीक है, देखो इतना कर लिया अब सब। अब ऐसा जब बोल दिया, यानी कि देखो बैक्टीरिया दैट कॉजेज द फूड पॉइजनिंग, किस बैक्टीरिया से फूड पॉइजनिंग हो सकती है। तो सबसे पहले नाम ले लिया आपका। देखो सबसे पहले एकदम कैमरा वहाँ घुसाड़ दे रहे हैं हम। देखो कैमरा पूरा ठीक हो पहले, तब थोड़ा सा आपका स्पेलिंग नजर आए। देखो सल्मोनेला, स्टेप्टोकोकी, क्लोस्ट्रीडियम,
fungi that causes the food of the Aspergillus and penicillin। देखो अब फूड प्रोसेसिंग यानी कि अब हम खाने को कैसे बचाएं, यानी खाद्य संरक्षण कैसे करें, अपने अपने फूड यानी खाद्य को बचाएं कैसे, अपने खाने की चीज़ों को कैसे बचा सकते हैं, वो भी वेरी हाई टेम्परेचर में, वेरी लो टेम्परेचर में, कैसे उसको बचा सकते हैं। हम उन्हीं मेथड्स के बारे में आगे आगे करके बात करने जा रहे हैं। तो देखो फ्रेंड्स लोग, पहला मेथड आता है हमारा केमिकल मेथड। पहला मेथड आता है हमारा केमिकल मेथड। ठीक है, समझे कि नहीं? समझ गए तो समझ गए, नहीं समझे तो समझा दे रहे यार, कौन है, हमें तो है यहाँ पर, कोई फिक्र नहीं, वन नो फिक्र, वन नो हियर, वन इज ओपी भाव इज हियर। देखो केमिकल मेथड इज द फूड प्रिवेंटेशन ऑफ द केमिकल सब्सटेंस व्हिच कैन बी द चेक द ग्रोथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। केमिकल मेथड में पहले करते क्या है, फूड प्रिवेंटेशन यानी कि पहले खाद्य संरक्षण बाय द केमिकल सब्सटेंस। यार कुछ ज़्यादा फटैया हिल रहा है अपना, वही कुछ ज़्यादा बड़ा कर सकते हैं इसको, नहीं। देखो आर केमिकल सब्सटेंस विच कैन बी चेक द ग्रोथ फॉर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यानी कि अब मैं आपको बता दूं, जब आप इतना फिगर देख ही चुके हैं, इस फिगर का स्क्रीनशॉट ले लो, वरना यार थोड़ा पॉज कर लो। नहीं वो भी करने की जरूरत नहीं, सोचे मत करना भाई लोग, मत करना। देखो पर समझा दे रहा हूँ। देखो केमिकल मेथड जैसे कर रहा है, केमिकल मेथड्स में बहुत सारे ऐसे मतलब केमिकल मेथड में अगर बात कर रहा है तो यानी कि हम खाद्य संरक्षण कैसे करें, विच कैन केमिकल सब्सटेंस विच कैन बी चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी कि वहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहले चेक द ग्रोथ, यानी विच कैन बी चेक, यानी कैसे चेक करें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ कैसे हो रही है। मोस्ट केमिकल प्रेजेंट माइक्रोबिकल ग्रोथ रिमूविंग ऑक्सीजन फ्रॉम द फूड आइटम्स। यानी कि जब माइक्रोबल ग्रोथ होती है, यानी जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म बढ़ते हैं उस फूड पे, तो उस फूड से ऑक्सीजन निकलने लगते हैं, रिमूविंग होते हैं ऑक्सीजन। और आइटम जैसे वहाँ पे सोडियम बेंजोइट, सर्टिक एसिड, यानी साइट्रिक एसिड, पोटेशियम और metabusulfite are common fired food in the process of sodium and the squash of the potassium. The melter using is used for the preventing cut fruit, jams, jellies, etc. The citric acid is used as a, समझ रहे हो ना? तो देखो फ्रेंड्स लोग, यहाँ पर अब देखने को मिल रहा है हमें सेकंड पॉइंट द प्रिवेंटेशन ऑफ द कॉमन सॉल्ट। यानी कि इसके कहने का मतलब है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। देखो जैसे कि यहाँ बोल रहा है मीट एंड फिश इज कवर्ड विद द कॉमन सॉल्ट, यानी कि जो हम मांस, मीट, फिश इज कवर्ड विद कॉमन सॉल्ट, उसे हम जब लाते हैं घर, काट देते हैं तो उसको कॉमन सॉल्ट से कवर्ड कर देते हैं, जैसे को ख़राब ना हो या इसको अगर बचाना हो तो वैसे। वरना जो आपके घर में अचार बनता है, अचार तो देखा ही होगा, वरना नहीं करेंगे, अचार में जर्म्स बहुत जल्दी फैलते हैं। तो इसीलिए अचार में हम सब नमक मिलाते हैं। जैसे कि कोई भी अचार हो गया, आंवला का अचार हो गया, मैंगो का अचार हो गया, और कोई भी ऐसा अचार हो गया, वहाँ पे सॉल्ट हम सब मिक्स करते हैं। जैसे सॉल्ट क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रोथ होने से रोकता है। और अगर बात करें थर्ड पॉइंट की, यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ द शुगर, तो क्या करता है वो, जैम्स, जेलीज, एक्यूएस आर द प्रेजेंट फॉर द लॉन्ग टाइम बिकॉज फॉर the sugar inhibits growth of food is the spoiling of microorganism by reducing the moisture content of the food। ठीक है, ये मॉइस्चर कॉन्टेनेंट्स ऑफ द फूड, यानी कि मॉइस्चर का कुछ इधर खेल इधर होता है। और जैसे जैम्स और जेलीज हो गए हैं, स्क्वैश हो गए हैं, प्रोड्यूस फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ शुगर। ये सब जो है जैम्स है, जेलीज है, स्क्वैश है, ये सब बहुत लंबे टाइम तक चलते हैं, क्योंकि इसके अंदर चीनी मिला होता है, चीनी है इसके अंदर क्या मिला होता है, चीनी मिला होता है। और क्योंकि चीनी इन हैबिट्स फॉर द ग्रोथ ऑफ स्पॉइलिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये मतलब इस पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जल्दी फैलते नहीं है, रीडिंग द मॉइस्चराइज कंटेंट ऑफ द फूड। इसीलिए देखो जो केक वेक आता है तो केक को बड़े लंबे टाइम तक सब रखते हैं, आइसक्रीम्स को भी, या फिर जो जैम है, आप जो सॉस जो खाते हो ना यार, सॉस या जैम्स, जो किसान फ्रूट जैम, ये नाम अच्छा है, मेरे को पहले याद आया, वो उन सब में ऐसा बहुत कुछ मिलता है। देखो और नीचे सबसे 5वें पॉइंट में हमारा लिखा है, नहीं चौथा पॉइंट भूल ही तो गए थे। देखो यहाँ पूछा है ऑयल और विगनर के जैसे, तो ऑयल और विगनर प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ फूड, यानी कि ऑयल और विगनर जो है उसमें फूड जल्दी बढ़ता है माइक्रोऑर्गेनिज्म। मस्टर्ड ऑयल और विगनर सिरका इज द वीडली प्रिवेंटेशन फॉर द फूड एंड वेजिटेबल इन द फॉर्म ऑफ द पिकल्स, मीट एंड फिश आर द आल्सो प्रिजर्व बाय दिस मैथड। ठीक है, Pasteurization is the process of the pasteurization of a milk. In this, the method of the heated is about the 70 degrees Celsius for the 15 to 30 seconds to kill the bacteria the present of the cooled and quickly 10 degrees Celsius to prevent the remaining bacteria from the growing the milk and storage। कहने का मतलब है कि the method of milk is heated about the 70 degrees Celsius, यानी कि अपने मिल्क को 70 डिग्री सेल्सियस से गर्म कर रहे हैं, 15 गर्म कर लियो, फिर उसके बाद छोड़ दो 15 सेकेंड 30 सेकेंड बाद
किल द बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया मर जाएंगे। एंड प्रेजेंट एंड कूल्ड क्विकली 10 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने लगता है तो प्रिवेंट रिमेनिंग बैक्टीरिया फ्रॉम गोइंग 10 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर जब आता है तो फिर से अपने आप बैक्टीरिया क्या होते हैं, बढ़ने लगते हैं। ठीक है, यही सिंपल सा फंडा है। ठीक, इन द स्टेरिलाइज्ड बॉटल्स और द पोचेस ऑफ द कूड इट प्लेसेस, और इसीलिए जो उसके बोटल्स होते हैं या पोचेस होते हैं उनको ठंडी जगह पे रखा जाता है। ये पॉस्चराइज्ड मिल्क इज कॉज्ड बाय द कंज्यूम विदाउट द बॉइलिंग बिकॉज द फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म। दिस मेथड वाज इन्वेंटेड, इस मेथड को इन्वेंटेड किया लुईस पास्चर ने। कब किया था? 1862 ईस्वी में किया था, जब झांसी की रानी को, यार पता नहीं किसने देखा होगा। देखो, बाय कूलिंग और फ्रीजिंग फूड, foods like fruits, vegetables, meat and cooked food are kept at low temperature in the refrigerator, deep freezer। देखो, बाय द कूलिंग और द फ्रीजिंग, जो फूड होते हैं, फ्रूट या वेजिटेबल, मीट इज द कुक्ड फूड आर कीप्ट द टेम्परेचर इन द रेफ्रिजरेटर, जो रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, डीप फ्रीजर में रखते हैं। देयर आर स्पॉइलर, यहाँ खराब होते हैं कि नहीं होते, बताओ। लो टेम्परेचर इज द प्रिवेंट्स द स्पॉइलर ऑफ फूड बाय द इनहैबिटिंग द, यानी कि यहाँ पर नहीं होते हैं, इसीलिए तो रेफ्रिजरेटर बनाया गया। कौन ना कोई किसी का दिमाग खराब है जो रेफ्रिजरेटर बनाएगा, सिर्फ ठंडा पानी पीने के लिए ठंडा रेफ्रिजरेटर बनाएगा। इससे अच्छा है यार जाओ अंटार्कटिका में इतना ठंडा पानी रहता है, पानी जम जाता है पूरा, वहाँ चाय बनने के लिए भी 2 घंटे का समय लगता है, बताओ। और डिहाइड्रेशन, बाय डिहाइड्रेशन, since the moisture is one of the main the requirement of the microbial growth is the removal water fruit the material efficient method of food the presentation. The process of removal water of substance is the dehydration. Sun drying traditional method of the food preservation of food and wheat rice pulses clean the dried up sun vegetable cauliflower spinach sun and methi is manner for a long time। ठीक है, थोड़ा आपको समझा रहा हूँ, समझाने के लिए 2 मिनट लगेगा, रुको। तो 2000 दिनों बाद मेहनत करने के बाद, 2 घंटे मेहनत करने के बाद आखिरकार जाके हमें आंसर मिल पाया। ओके, तो हम कहाँ पर थे? हम थे डिहाइड्रेशन पे। तो देखो भाई लोग, हम यहाँ कैमरा खोल के आप सबको दिखा रहे थे ना। यस, कैमरा खोलेंगे, सब कुछ दिमाग खुआएंगे। दिख रहा, अबे कहाँ है? सॉरी। देखो भाई लोग, यहाँ पर अपना जो ये डिहाइड्रेशन है, यानी कि जो आप लोग ये डिहाइड्रेशन देख सकते हो, डिहाइड्रेशन तो यानी कह रहा है सिंस मॉइस्चर इज वन ऑफ द मेन रिक्वायरमेंट ऑफ द माइक्रोबियल ग्रोथ रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम बॉडी, यानी डिहाइड्रेशन का पहले मतलब समझ लो। तो देखो यार, तुम सब जानते हो कि डिहाइड्रेशन मतलब देखे हो कि पानी की कमी सब बहुत तेज हो रही है। अब हमको ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में आने वाले में सब ऐसे लोग कहेंगे, का हो बहन का हो रही यार, चुल्लू भर पानी दे दो जरा पिया के बाद, यार बड़ी ऐसी फिटास होता कि बाहर तो ना जा सकली, यही वही कि खेतारी में करके पड़ा लगा करी, ऐसी से सीन आ जाएगा, देख लेना। इतना वेस्ट मत करो वाटर यार, समझ लो तुम सब समझ लो। देखो, तो यहाँ कहने का मतलब है डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी, निर्जलीकरण फॉर अ लॉन्ग टाइम। देखो, अगर यहाँ पहले डिफिनेशन देखा तो प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वाटर, उस प्रोसेस जिसमें वाटर को रिमूव किया जाता है सबस्टेंस से, किसी भी चीज़ से वाटर को रिमूव करना, उसी को डिहाइड्रेशन कहते हैं। सन ड्राइंग यानी कि सुखाना, ये एक मेथड होता है। अगर बताओ यार, आप जब गेहूं को अगर धोते हो, पहले तो गेहूं जब लाते हो कोठे, मतलब कहीं से भी लाते आते हो, लेके कहीं से भी राशन की दुकान से, तो पहले डायरेक्ट खाते थोड़ी ना हो उसको, सबसे पहले और डायरेक्ट जाके पिसवाओगे थोड़ी ना, पहले उसको धोओगे, उसके बाद जाओगे ना पिसवाने। सबसे पहले धोगे, उसके बाद उसको धूप में सुखवाओगे, तब जाओगे। इसी काम होता है राइस का, पल्स का, इसको क्लीन किया जाता है। जब आप वो चावल वावल बनाते हो, आपकी मम्मी चावल बनाती है, दाल बनाती यार, दाल मखनी, चावल पनीर, चावल पुलाव, क्या क्या बनाती है, वाह। मान लो कुछ बनाती हैं तो सबसे पहले चावल को धोना पड़ता है ना, उसके बाद बन पाता है। सबसे पहले चावल को धोएंगी, उसके बाद बनाएंगी, क्लीन करेंगी। उसी तरह वेजिटेबल को सबसे पहले देखो, वेजिटेबल आता है, वेजिटेबल लाइक कैलीफ्लावर, स्पेनिश और मेथी। वो मेथी नहीं लिखा है, मेथी लिखा है। थोड़ा कैमरा ठीक नहीं चल रहा है, रुको 1 मिनट। आप समझ आए? मेथी इज आर आल्सो प्रिवेंट्स द मैनर फॉर अ लॉन्ग टाइम। जो ये सब चीज़ है ये बहुत लंबे समय तक के खातिर है, यानी कि इन सब का क्या है, हम सब जो ये वेजिटेबल में कैलीफ्लावर्स हो गए, स्पेनिश हो गए, मेथी हो गए, ये सब बहुत लंबे टाइम तक चलती हैं। और अगर एडवांटेज ऑफ फूड प्रिवेंटेशन की बात करें, यानी खाद्य के संरक्षण की अगर बात की जाए, सबसे ज़रूरी खाद्य संरक्षण की, देखो
इस कैमरे को गौर से देखो, मेरा चेहरा मत देखना, ठीक है, कैमरे को गौर से देखो। एडवांटेज ऑफ फूड प्रेजेंटेशन यानी डिक्रीज द वेस्ट ऑफ फूड, अवॉइड स्पॉइलेज, यानी कि खराब मतलब खाने को कम बर्बाद करो, खाने को खराब होने से बचाओ। दूसरी चीज़ और इंक्रीज द स्टोरेज द पीरियड ऑफ फूड मटेरियल्स, अपनी चीज़ों को बढ़ाओ, इंक्रीज करो स्टोरेज ऑफ पीरियड्स ऑफ फूड मटेरियल्स, चीज़ों को बढ़ाओ। तीसरी, द न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ द फूड इज रिटर्न फॉर लॉन्ग पीरियड, जो न्यूट्रिशन वैल्यू है फूड की वो रिटर्न फॉर लॉन्ग पीरियड, ठीक है। तीसरे बस स्टेप हो गया। और चौथा स्टेप में इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड एट द डिस्टेंट ऑफ प्लेसेस एंड ड्यूरिंग द ऑफ सीजन ऑफ नाइट्रोजन साइकिल। Nitrogen cycle is needed for the formation of the proteins and the amino acids of the nucleic acid, ठीक। देखो नाइट्रोजन साइकिल की बात किया, नाइट्रोजन साइकिल द सर्कमफरेंस ऑफ द नाइट्रोजन्स थ्रू द लिविंग थिंग्स, द प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड द नॉन लिविंग्स और के उसके बाद कुछ आता है यार, जरूर आता है। देखो क्या क्या आता है, अब पहले कैमरा यहाँ बंद करो, उसके बाद आपको पढ़ा पाएंगे उसमें, पर देख लो क्या क्या आता है। देखो तो नाइट्रोजन, एयर, सॉइल एंड द वाटर इज कॉल्ड नाइट्रोजन साइकिल। तो देखो फ्रेंड्स लोग, अभी कैमरा बंद करो, उसका समझाता हूँ, ठीक है। देखो फ्रेंड्स लोग, एक सिंपल सा फंडा है और उसके बाद गोली मारेंगे तो बहुत बड़ा पंगा हो जाएगा, ठीक है। तो देख लो नाइट्रोजन साइकिल यानी कि जो नाइट्रोजन होते हैं, जैसे कि मैंने नाइट्रोजन की बात की, सबसे पहले नाइट्रोजन जानो कि नाइट्रोजन वायुमंडल में हमारे यानी एटमॉस्फेरिक में कितना होता है, सबको पता हो गया यार, छोटे छोटे बच्चों को पता होगा। 78% 78% हमारा क्या है, नाइट्रोजन है। और ऑक्सीजन कितना है, 20 से 21% है, 20 से 21% है, ठीक है, 20 से 21% है। अब देखो नाइट्रोजन साइकिल यानी कि सबसे पहले जो नाइट्रोजन साइकिल है, मान लो कि ये अपनी ज़मीन है, नीचे की इस एरिया को जो देख रहे हो, ये हमारा क्या है, भूमि है, ठीक है, हमारी क्या है, भूमि है। अब समझो बात को, देखो इसके अंदर भरा है एन से मान लो नाइट्रोजन, इसके अंदर नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के बैक्टीरियाज हैं, ठीक है। अब नाइट्रोजन के बैक्टीरिया, सबसे पहले छोटी सी बात समझो। अब यहाँ पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के बैक्टीरिया है। अब यहाँ पर इस सॉइल पे एक प्लांट उगाया, क्या उगाया, एक प्लांट उगाया। अब इस प्लांट ने क्या किया, प्लांट ने यहाँ से अपने जड़ से क्या करना स्टार्ट किया, नाइट्रोजन को खींचना स्टार्ट कर दिया। अब नाइट्रोजन को खींचा तो उसने अपना क्या बनाया, उसने अपना बनाना स्टार्ट कर दिया प्रोटीन, उसने अपना प्रोटीन बनाना स्टार्ट कर दिया, प्रोटीन, ठीक है, ये प्रोटीन है। अब उस प्रोटीन को बनाया तो उसके बाद ये प्रोटीन जब फिर ये बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद फूड बना, बड़ा होने के बाद जब इसके अंदर फल निकलने लगे तो इसको किसी ने खा लिया, फल को किसी ने खा लिया, हाँ, एनिमल्स को मिला प्रोटीन, तो तुम्हारे प्रोटीन था, तुम प्रोटीन से जैसे बड़े हुए जिस वजह से, उसके बाद तुम्हारे पे फल निकले, पेड़ पे फल निकले। अब उस फल को किसी इंसान ने खा लिया, मान लो किसी जानवर ने खा लिया है, कोई बंदर अंदर तो बहुत घूमते होंगे उस वक्त, खा लिया। उसके बाद क्या हुआ, उसका जब आप खा लिए, खाने के बाद जो उसका बचा हुआ हिस्सा होगा, अगर आप फेंकोगे तो क्या होगा, जब आप उसे फेंक दोगे तो ज़मीन पे जब गिरेगा, तो ज़मीन पे गिरते आप मत उठाओ, चले जाओ वहाँ से, दूर चले जाओ। अब उसके बाद जो ज़मीन में जो रहने वाले बैक्टीरिया होंगे वो धीरे धीरे उसको खाना स्टार्ट करेंगे, उसको गलाना स्टार्ट कर देंगे। अब गलने के बाद धीरे धीरे वो नाइट्रोजन मतलब नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया में कन्वर्ट होने लगता है। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया में कन्वर्ट होते होते क्या करता है, वो वापस सॉइल में कन्वर्ट हो जाता है। और एक और इसका एक प्रोसेस है, फिर नाइट्रोजन जो निकलता है गैस के रूप में। जब ऐसा होता है संश्लेषण तो एक नाइट्रोजन निकलता है हमारे ऐसे गैस के रूप में, यहाँ निकलता है किसके रूप में, गैस के रूप में। अब गैस के रूप में निकलने के बाद जो आइडेंटिफाइंग बैक्टीरियाज कन्वर्टेड नाइट्रोजन कंपाउंड्स इनटू द नाइट्रोजन गैस, यानी कि जो बैक्टीरियाज होते हैं कन्वर्ट हो जाते हैं नाइट्रोजन कंपाउंड जिसे कहते हैं नाइट्रोजन गैस में। उसके बाद वो भी ऊपर आगे जाते हैं, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होते हैं।
एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, यानी कि वायुमंडल के नाइट्रोजन। वायुमंडल के नाइट्रोजन क्या करते हैं, पहला तो देखेंगे वायुमंडल के नाइट्रोजन यानी कि जो क्या कहते हैं, जो क्या मतलब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में हम देखने को मिलता है कि राइबोजियम बैक्टीरियाज एंड ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कन्वर्ट इनटू द नाइट्रोजन कंपाउंड। यानी कि देखोगे यार, बारिश के दिनों में जब घर पे बहुत तेज तगड़ी बारिश हो रहती है, तब आप देखने को मिलता है कि आपकी छत पे बहुत सारी काई जमने लगती है। काई, वन मीन नॉट आई मीन एक्सप्लेन भी, काई जमने लगती है। हरी 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 बहुत फिसलुटो टाइप में काई जमती है। तो जब वो काई जमती है, आप उस काई को करते क्या हो, कुछ नहीं करते हो यार। देखो बारिश के समय में वो काई बहुत ज़्यादा जमती है, और उसके बाद जब वो बारिश खत्म हो जाती है तो काई भी खत्म हो जाती है, और उसके बाद वो समर यानी गर्मी के मौसम में साफ हो जाती है। जब आपको धूप लगती है, धूप पड़ती है, तो वो साफ होने लगती है धीरे धीरे। तो ये नाइट्रोजन कंपाउंड में भी कन्वर्ट होता है, और फिर जाके वापस जमीन पे भी कभी कभार ऐसे नाइट्रोजन कैसी लगी मेरी आवाज़? मुझे को बहुत मज़ा आता है ऐसा कहने में, बोलने में। तो क्या करते हैं उसमें कि हम नाइट्रोजन कंपाउंड जब लेते हैं, तो वो नाइट्रोजन कंपाउंड जब जमीन की परत पे एल्गी यानी कि काई के रूप में परिवर्तित होता है, तो उसके बाद वो फिर कन्वर्ट होता है नाइट्रोजियस बैक्टीरिया में, और उसके बाद वापस अपनी नाइट्रोजन माँ के पास चला जाता है। वो बैक्टीरिया छोटे छोटे बच्चे रहते हैं जो अपनी माँ के पास वापस चले जाते हैं बिछड़ने के बाद, मतलब बड़े होने के बाद, यार कटने पटने जो भी होने के बाद, ठीक है। और देखो आ गए वापस बिछड़ने के बाद, जमीन पे लगने के बाद, ठीक है, आ गए। अब देखो दूसरे टाइप में देखने को क्या मिलता है, दूसरे टाइप में देखने को मिलता है क्या कि lightning in the atmospheric fixing nitrogen, lightning in the atmospheric fixing nitrogen, यानी कि lightning, ये बिजली कड़कने से, बिजली जब धरती पड़ती है तो ऊपर से कुछ बिजली आ जाती है, ऊपर से बिजली आने पे शायद हमको लगता है नाइट्रोजन चार्ज हो जाता है। और दूसरी बात कि जब मान लो गौ माता, हमारी प्यारी प्यारी गौ माता जब खाती है घास फूस जो भी खाती हैं बेचारी, अब तो यहाँ और क्या मिलता है खाने को, कुछ तो नहीं मिलता है ना, और क्या मिलता है, कुछ नहीं मिलता। तो हमें देखने को हमें देखने को ये मिलता है कि जब हमारी गांव माता ऐसी सब चीज़ें खाती हैं, तो पीछे से जो गर्मा गर्म ब्राउन कलर की जो निकलती है चीज़, वो जब जमीन में गिरती है, तो जमीन में गिरने के बाद उसको कोई उठा के खाता थोड़ी ना, जमीन में रहती है ना, तो जमीन पर रहने के बाद उसे एक टाइप में कहते हैं टट्टी या हग्गल, जो भी कह सकते हो उसको यार, गोबर कहते हैं हम सब अपनी देहाती भाषा में, ठीक है। देहाती लैंग्वेज, ओके, दिस इज देहाती लैंग्वेज। तो इसको कहने का मतलब है कि जब ये निकलता है, निकालने के बाद जब जमीन पर रहता है, तो उसके बाद कुछ दिन ऐसे बीतता रहता है, क्योंकि क्या करती है, खा पी के डाइजेस्ट करके निकालती हैं सब। तो उनका अंदर जितना यार प्लांट तो ये भी खाती हैं ना, तो खाई है, प्रोटीन बना है, वो प्रोटीन गया कहाँ पर, टट्टी से गया जमीन पे। अब कुछ दिन बाद, ठीक है, कुछ दिन बाद हो जो तख्ती रहती है, वो तख्ती वापस मिलने लगती है ना। देखो फ्रेंड्स लोग, वो जो गोबर गिरता है यानी कि जो बायोगैस, हम इसको कहते हैं बायोगैस, ठीक है, समझ लो बायोगैस कह रहे हैं उसको, गोबर को, ठीक है, चलो बायोगैस कह रहे हैं। उस बायोगैस क्या करता है, वो क्या करता है, बायोगैस वापस से मिलने लगता है, यानी कि वो फिर से उसको बैक्टीरिया खत्म करते हैं, बैक्टीरिया बहुत सूखने लगता है, सूखते में वापस पृथ्वी के साथ, मतलब सॉइल के साथ मिल जाता है, और वापस नाइट्रोजन फिक्सिंग हो जाता है। तो इसी तरह का यही है नाइट्रोजन साइकिल। पहले क्या करता है, पहले एक बार प्लांट समझते हो, प्लांट को क्या करता है, पहले एक प्लांट उगता है, वो प्लांट उसको क्या कहते हैं, चूसता है, चूसता है, यानी कि लेता है, अपने अंदर खींचता है उसको, फिर फूड बनाता है, और फिर उसको एनिमल खाता है, एनिमल फिर खा के फेंक देता है उस फ्रूट को, जितना बचा हुआ हिस्सा रहता है, फिर वो सड़ता है, वो गलने के बाद वापस सॉइल में मिल जाता है। और फिर ऐसे ही होता है कि जो बैक्टीरिया होता है, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो अपने आप वो नाइट्रोजन गैस के रूप में परिवर्तित होते हैं, जो नाइट्रोजन गैस बन जाता है। फिर नाइट्रोजन गैस बनने के बाद जब वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, एक जब बारिश होती है तब जो हमें काई वाई देखने को मिलती है अपने घर और पे जमीन पे देखने को मिलती है जमीन पर, तो वो क्या होता है, ये जमीन जब मिलती है उसके बाद जब आप उसको समझ जाता है, जब वो सूखने लगता है, सूखने के बाद वो सड़ने गलने के बाद वापस अपने घर में माँ के पास चला जाता है। उसके बाद अब बात की लाइटिंग द एटमॉस्फेरिक फिक्स नाइट्रोजन, उसी में बात कर रहा है कि जब आप कोई भी
कोई भी अपने अंदर का नाइट्रोजन यानी कि कोई भी अपने अंदर का प्रोटीन बाहर जब सॉइल पे जाता है तो देखो सॉइल पे जाने के बाद सॉइल क्या करता है, उस सूखने के बाद वो सूखता सड़ता है गलता, उसके बाद सॉइल उसको अपने अंदर मिला रहता है, सॉइल की भी नाइट्रोजन की जितनी पूर्ति है वो पूर्ति हो जाती है। तो इससे सॉइल भी ठीक रहता है, सब कुछ ठीक रहता है, मन संतुष्ट रहता है, पाचन तंत्र भी ठीक रहता है। इसी बात पे अलविदा लेते हुए शुक्रिया कहते हुए तो ओके तो चलते हैं और बाद में मिलते हैं अपने इस अगले वीडियो में। ठीक है, सत श्री अकाल।